Hello dear friend, today I am discussing about a very important topic that is error. एरर की बात कर लेते हैं. बेसिकली एरर का हिंदी मतलब होता है त्रुटि या कोई दिक्कत. ठीक है, अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रुटि बोलेंगे. अब क्या होता है, अगर आप जरा सा भी एरर करते हैं या एरर हो जाता है अपने आप का मतलब कैसे होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाए, आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो प्योर ना हो तब एरर आ जाए. तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, एरर अकर्स होते हैं, एरर्स आते हैं और फाइनली उसका असर क्या होता है, आपके फाइनल रिजल्ट पर पड़ता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, आप लोग डील करते हैं मेडिकल साइंस के साथ में. मेडिकल साइंस में किसी भी एरर की कोई संभावना नहीं होती. दैट मीन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं एरर की कि वहाँ तक वो पॉसिबल है, लेकिन उस वैल्यू के बाद में अगर आप ज़्यादा ही लापरवाही बरतते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट बड़ा ही कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है. नाउ मूव ऑन टू द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एरर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो एरर का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, जैसे कि हमने कल एक्यूरेसी के बारे में बात की थी. ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपके पास दी गई है और आप उसके बिहाफ पे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी वैल्यू सेम आ जाए. जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उतनी ही आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाए या ऑब्जर्व वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होगा. तो इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा. इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं. ठीक है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, एरर इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है. एग्जांपल में क्या है, एक गोल्ड कॉइन है, सोने का सिक्का है, जिसके ऊपर लिखा है कि इसके अंदर 10 ग्राम सोना है. ठीक है, लेकिन एक एनालिस्ट इसकी एनालिसिस करता है और वो पाता है कि इसके अंदर सिर्फ 9.95 ग्राम ही गोल्ड है. ठीक है, तो दैट मीन 10 माइनस 9.95. लिखा क्या था कि 10 ग्राम सोना है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई. मिला क्या बाद में, 9.95 ग्राम ही सोना है. ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 0.05 ग्राम, ये क्या है, ये एरर है, ये त्रुटि है, कमी है उसके अंदर. ठीक है, अगर आप इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट एरर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 0.5%. ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एरर को. ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे कि इफ द एरर इन एन एनालिसिस इन लार्ज क्वांटिटी इट कैन लीड टू ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस या लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस. अगर किसी एनालिसिस में जो आपके एरर्स हैं वो ज्यादा मात्रा में है तो आगे चल के ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आपका यही है. नेक्स्ट लाइन आपकी है, व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड it is not possible to completely eliminate the error even when the person doing the measurement in an expert working with apparatus of better quality. इसका मतलब क्या है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप एरर को completely eliminate कर दो. ऐसा कभी नहीं होगा कि एरर 0% आ जाए. एरर आएगा, तब भी आएगा आप कितना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लीजिए, आप कितने ही अच्छे केमिकल इस्तेमाल कर लीजिए, किसी न किसी भी रीजन की वजह से एरर आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने कोई बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है ना, किसी प्रैक्टिकल को करने के लिए. ठीक है, आपने केमिकल भी अच्छा इस्तेमाल किया. हो सकता है जो आप करने वाले हैं आपको सही मेथड नहीं पता, तो आपकी वजह से एरर आ सकता है. या हो सकता है आप अच्छे ट्रेंड पर्सन है, आपको अच्छे से आता है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं वो सही से काम नहीं करता, तब भी एरर आ जाएगा, है ना. मान लेते हैं कि आप तोल रहे हैं, 2 ग्राम तोल रहे हैं और वो दे रहा आपको कितना है, 1.8 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पे 0.2 ग्राम का एरर आ गया ना. ठीक है, तो किसी ना किसी भी रीजन की वजह से एरर आ सकते हैं. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए. ठीक है, तो इस लाइन का आपका यही मतलब है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर शुड बी नोन टू द एनालिस्ट. ठीक है, एरर के बारे में एक एनालिस्ट को जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो पहले ही पता कर ले कि एरर कहाँ से आ सकते हैं, उसको सोर्स पता होने चाहिए. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से चेक कर ले, कैलिब्रेट कर ले. ठीक है, अपने मटेरियल्स को अच्छे से स्टैंडर्डाइज कर ले, है ना, स्टैंडर्डाइज कर ले. इन सब चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए ताकि वो एरर्स को मिनिमाइज कर पाए, कम कर पाए. इसके बाद सिंस ट्रू वैल्यू आर नेवर नोन, ठीक है,
कुछ केस में क्या होता है, ट्रू वैल्यू जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो नोन नहीं होती। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। क्या होता है, आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू नोन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, वन हैज टू मेड यूज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल और स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसे केस में जहां पे ट्रू वैल्यू अच्छे से नोन ना हो, वहां पे लगभग उसके जैसी स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर हमको कुछ वैल्यू माननी पड़ती है जो कि ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करेगी, या हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये केस क्या है आपका आगे दिख जाएगा। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स टू ऑब्टेन एरर एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम स्टैंडर्ड वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर एक बार स्टैंडर्ड वैल्यू पता लग गई तो हम एरर भी पता कर सकते हैं। तो जो मेथड स्टैंडर्ड वैल्यू को पता करने के हैं वही आपके लागू हो जाएंगे एरर को पता करने के। यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मेथड। दो तरह के मेथड है आपके, पहला है एब्सोल्यूट मेथड, ठीक है, दूसरा आपका है कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, एब्सोल्यूट में हमको एक्चुअल में पता होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव मेथड में हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू का। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ केस में नहीं पता होता, वहां पे हमको मानना पड़ता है। ठीक है, या हमको कहीं से रेफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है, कहीं से पता करना पड़ता है। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मेथड की बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, वैसे तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है एब्सोल्यूट मेथड। इन दिस मेथड द सैंपल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग नोन क्वांटिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड thus a प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट की। किसी सैंपल को सिंथेसाइज करने के लिए मान लेते हैं A प्लस B मिलकर C बनाएंगे। ठीक है, तो C को बनाने के लिए आपको B और A की एग्जैक्ट क्वांटिटी लेंगे, तभी जाकर आपकी सिंथेसिस क्या होगी, कंप्लीट होगी, और जितना अमाउंट आप चाहते हैं उतना बन पाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड आ गया। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, हमने बात की है पिछले लेक्चर में। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसका हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, आपका एक प्राइमरी स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू आपकी ऑब्जर्व हो जाएगी, और इस वैल्यू को आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जिस सैंपल को आपने जिस कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करते हुए आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड माना था, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करते हुए आपको सैंपल की एनालिसिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकली हो गया। ठीक है, ये लिखा गया है एक बार में कि इतना करेंगे तो इतना बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी आगे चल के एस्प्रिन की सिंथेसिस करते हैं, एस्प्रिन को बनाने का प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू कि 138 ग्राम अगर आप सैलिसिलिक एसिड का लेते हैं तो ये क्या करता है, 180 ग्राम एस्प्रिन बनाता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतना लोगे तो उतना बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं आप लोग, मान लेते हैं 138 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 180, आपका ये आ जाएगा 7.8 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 6 ग्राम अगर आप सैलिसिलिक एसिड लेते हो तो कितना बनेगा, 7.8 ग्राम बनेगा स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप इसी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, लैब में परफॉर्म करते हो, तो कभी ऐसा नहीं, आप अगर 6 ग्राम भी लोगे तब भी आपको 7.8 ग्राम नहीं मिलेगा। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएंगे आपके पास में। डिफरेंस कहाँ से आ सकते हैं आगे भी बात करेंगे डिटेल में, और कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से डिफरेंस आ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, इसके बाद में प्रैक्टिकल के बाद में ऑब्जर्व वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कितना अमाउंट बना। ठीक है, कितनी एनालिसिस, कितनी सिंथेसिस हुई। फिर ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू को यूज करते हुए आप लोग एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपके पास एरर की क्वांटिटी आ जाएगी। दूसरा मेथड आपका है कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, कंपैरेटिव में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, कुछ केस में ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू नोन नहीं होती, पता नहीं होता, तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे कि हम केस देख लेते हैं। ऐसे ऐसे केस कौन से होते हैं, जैसे कि मिनरल्स और मिट्टी के अंदर से खनिज और ऐश के निकाले जाते हैं। ठीक है, तो किसी को भी उनकी ट्रू वैल्यू नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी जगह पे उसमें ज्यादा मात्रा में खनिज है, ठीक है, इंडिया में ज्यादा मात्रा में खनिज निकल रहे हैं उस पोर्शन में से, उस मिट्टी में से, अफ्रीका में कम मात्रा में निकल रहे हैं, या किसी और कॉन्टिनेंट में अलग मात्रा में निकल रहे हैं, तो दैट मीन इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता होती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एजेंसीज होती है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो डाटा प्रोवाइड करा देती है कि आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता थी,
लेकिन आपने किसी स्टैंडर्ड एजेंसी को रेफरेंस मान के ट्रू वैल्यू वहां से ऑब्टेन की। फिर फाइनली क्या करोगे, आप उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे। ठीक है, जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ट्रू वैल्यू आपने रेफरेंस में ली किसी स्टैंडर्ड एजेंसी को मान के, और ऑब्जर्व वैल्यू आपने निकाली, एंड फाइनली जैसा हमने पहले किया, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में, एरर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द एरर एंड मेथड्स टू ऑब्टेन एरर एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। इसके बाद में आपके सोर्स ऑफ एरर बचते हैं कि एरर कहाँ से आ सकते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, और इसके आगे हम छोटा सा पार्ट आपका बच जाता है कि एरर कैसे कैसे कम किए जा सकते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में।